नमस्कार। आज हम आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताने आए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी एक मूल भारतीय वकील थे जिन्होंने इंग्लैंड की लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत पास की थी और अंग्रेजों द्वारा गुलामी झेल रही भारत माता को अहिंसा द्वारा आज़ाद करवाने के लिए एक सफल अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने पूरी दुनिया में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। ऐसे ही अहिंसक अभियानों के सफल प्रयासों के कारण 1914 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में उन्हें पहली बार महात्मा शब्द से संबोधित किया गया था। दूसरी बार 1915 ईस्वी को राजवैद्य जीवराम कालिदास ने उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया था और सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो के एक प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और उनसे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। हर साल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। आज हम आपको महात्मा गांधी के जीवन की कथा सुनाने आए हैं। भारत के पश्चिमी तट पर अथाह अरब सागर है। उस सागर के 1600 किलोमीटर तट पर गुजरात स्टेट फैली हुई है। सन 1860 ईस्वी के आसपास गुजरात के पोरबंदर शहर के दीवान करमचंद पंसारी थे, जिन्हें गांधी भी कहा जाता था। वो अपनी पत्नी रंभाबाई और एक बेटी मूलीबेन के साथ पोरबंदर में ही रहते थे। दूसरी संतान के प्रसव के समय करमचंद गांधी की पत्नी रंभाबाई की मृत्यु हो गई, तो उनका दूसरा विवाह नंदीबाई से हो गया। नंदीबाई ने एक पुत्री पान कुंवर बेन को जन्म दिया और दूसरी संतान के प्रसव के समय नंदीबाई की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उनका तीसरा विवाह वसंतीबाई से हो गया। तीसरी पत्नी भी अपनी संतान के प्रसव के समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक के बाद एक उनकी 3 पत्नियां प्रसव के समय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। 2 बेटियों के पालन पोषण हेतु परिवार वालों ने करमचंद गांधी का चौथा विवाह पुतलीबाई से करवा दिया। पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका अधिकतर समय प्रभु भक्ति में व्यतीत होता था। पुतलीबाई ने कुशलतापूर्वक एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति से करमचंद की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसके बाद पुतलीबाई ने एक पुत्री रलियत बेन को जन्म दिया, फिर दूसरे पुत्र करसनदास को, और 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास का जन्म हुआ, जिन्हें हम प्यार से बापू बुलाते हैं। भक्ति भाव में डूबी रहने वाली अपनी माता की देखरेख में उनका बचपन व्यतीत हुआ। घर में सबसे छोटे होने के कारण मोहनदास को सबका स्नेह प्राप्त हुआ। उन दिनों भारतवर्ष में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। विवाह के बाद दुल्हन कुछ वर्षों तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। उपरांत 2-4 साल बाद दुल्हन का गोना होता था और वह डोली में बैठकर अपने ससुराल आ जाती थी। जब मोहनदास 13 वर्ष के हुए तो मई 1883 को इनका भी बाल विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मकनजी से हो गया। 2 साल बाद 1885 में कस्तूरबाई का गोना हो गया और वो डोली में बैठकर अपने ससुराल आ गई। मोहनदास ने अपनी पत्नी का नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया, जिन्हें हम कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। साल भर बाद इनकी पहली संतान का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों में ही उस संतान की मृत्यु हो गई। उन्हीं दिनों इनके पिता करमचंद गांधी बीमार पड़ गए। इन्होंने दिन रात एक करके अपने पिता की सेवा की, परंतु बीमारी में ही इनके पिता का निधन हो गया। मोहनदास जी की पढ़ाई राजकोट में जारी थी। पिता की मृत्यु के कारण इन्होंने साधारण छात्र की तरह हाई स्कूल पास किया। इसके बाद इन्होंने भावनगर के श्यामलाल कॉलेज से आगे की परीक्षा पास की। 1888 में कस्तूरबा गांधी ने एक पुत्र हीरालाल गांधी को जन्म दिया। कानून की पढ़ाई करने के लिए इन्हें लंदन यूनिवर्सिटी के इनर टेम्पल में दाखिला मिल गया। इनके संपर्क में ज्यादातर हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदाय के गुजराती लोग थे। वो ज्यादातर शाकाहारी ही थे। उनमें से शेख मेहताब इनके पुराने मित्र थे। परिवार के सदस्य जानते थे कि मोहनदास अपने उस मित्र के साथ मांस का सेवन कर लेते हैं। वकालत की पढ़ाई करने जब ये इंग्लैंड जाने की तैयारी करने लगे तो इनकी माताजी ने
जैन भिक्षु बेचार जी के सामने इनसे मांस, शराब इत्यादि से दूर रहने का वचन ले लिया और ये 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड चले गए। मां से किया गया वादा निभाने के लिए इन्होंने वहां उपवास रखना शुरू कर दिया। उपवास करने से इन्हें एक ऐसी संतुष्टि का अनुभव हुआ कि इन्होंने जीवन पर्यंत शाकाहार को आधार बना लिया। उन्हीं दिनों इनकी मित्रता लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर जोसिया ओल्डफील्ड से हो गई। इन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। 22 साल की आयु में 1891 में इनकी माता पुतलीबाई का देहांत हो गया और ये भारत लौट आए और मुंबई में वकालत करने लगे। वकालत करने में इन्हें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इन्होंने राजकोट के एक हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। स्कूल वालों ने इनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने राजकोट के न्यायालय के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का काम शुरू कर दिया। 1892 ईस्वी को इनके दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी का जन्म हुआ। गुजरात की अब्दुल्ला एंड कंपनी के मालिक अब्दुल्ला सेठ महात्मा गांधी के मित्र थे। जब भी महात्मा गांधी उनके साथ होते थे तो बातचीत के दौरान वो उनके साथ इस्लाम की खूबियों की चर्चा करते थे, उन्हें इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। उन्होंने गांधी जी को अपनी कंपनी के खिलाफ एक मुकदमे में अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर दिया। उस मुकदमे की पैरवी के लिए 1893 ईस्वी को वकील के रूप में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी ने अब्दुल्ला सेठ की फर्म का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया और अदालत के बाहर मामला सुलझा लिया गया। इस दौरान गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव और नस्लवाद का सामना करना पड़ा। एक बार प्रथम श्रेणी कोच के डिब्बे में अपने टिकट पर ये यात्रा कर रहे थे। इन्हें उस डिब्बे में यात्रा करने से रोका गया और कहा कि वो तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाकर यात्रा करें। इन्होंने उसी श्रेणी का टिकट होने के कारण तीसरी श्रेणी की कोच में जाने से इनकार कर दिया तो इन्हें जबरन ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। आगे की यात्रा इन्होंने दूसरे डिब्बे में चढ़कर की। जब ये ट्रेन के डिब्बे में गेट के पास खड़े थे तो तभी एक यूरोपियन यात्री उस डिब्बे में घुसा और उसने गुस्से में आकर इन पर अपने चाबुक से वार कर दिया। इस घटना के बाद नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ इन्होंने पहली बार अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल करके सत्याग्रह चलाया और अपने प्रवास को बढ़ाकर भारतीय नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए कमर कस ली। उस सत्याग्रह से राजनीति में गांधी जी की भागीदारी शुरू हो गई। दक्षिण अफ्रीका के कई होटलों में इनका ठहरना वर्जित हो गया। एक बार अदालत में एक न्यायाधीश ने इन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया तो इन्होंने अपनी पगड़ी उतारने से मना कर दिया था। 1897 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने तीसरे पुत्र रामदास गांधी को जन्म दिया और 1900 ईस्वी में चौथे पुत्र देवदास गांधी को। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर चुनाव कर लगा दिया तो जुलू राज्य के लोगों ने इसके विरोध में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों के हित के लिए उनकी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिशों को प्रेरित किया, परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी सेना में पद देने से इनकार कर दिया, पर युद्ध में उनका सहयोग लेने के लिए तैयार हो गए। घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्ट्रेचर पर लाने का काम भारतीयों को सौंप दिया। इस कार्य की बागडोर गांधी जी ने संभाल ली। गांधी जी पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करते रहे और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। इसी सिलसिले में 21 साल बाद 1915 ईस्वी को 45 वर्ष की आयु में ये भारत लौट आए और पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। भारत के किसानों और श्रमिकों को इन्होंने अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी पश्चिमी शैली के वस्त्रों का त्याग कर दिया। भारत के सबसे गरीब इंसान के द्वारा पहने जाने वाले खादी वस्त्र धारण किए और सबको
घर में बने खादी वस्त्र पहनने का आग्रह किया और साधारण जीवन शैली अपनाकर सादा भोजन करने लगे। 24 मई 1915 को इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनवाया, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। गांधी जी और इनके आश्रम के सभी शिष्यों ने सूत के कपड़े बुनने और पहनने के अभ्यास को अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत के ज्यादातर लोग अपने कपड़े अंग्रेजों की दुकानों से खरीदते थे, जिससे ब्रिटिशियों को मुनाफा होता था। गांधी जी कहते थे कि अगर भारत के लोग अपने कपड़े खुद बनाने लगें तो भारत में व्यापार करने वाले ब्रिटिशों को आर्थिक झटका लगेगा। इसलिए गांधी जी ने पहल करते हुए अपने हर आश्रम में चरखा कतवाने का काम शुरू किया और उसी सूत से बनी धोती को अपनाया। आजाद भारत के राष्ट्रीय तिरंगे में उसी चरखे को शामिल किया गया। 1918 से 1920 ईस्वी तक स्पेनिश फ्लू महामारी फैल गई थी। इस दौरान 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। उस समय अंग्रेजों ने अतिरिक्त कर लगा दिया और भारतवासियों पर यह बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। गांधी जी का खेड़ा में एक आश्रम था। इस आश्रम में उनके स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का संगठन था। गांधी जी ने इस संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आसपास के सभी गांवों का विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण करवाया, जिसमें लोगों पर हुए अत्याचार के भयानक कांड और सामान्य अवस्था का लेखा जोखा रखा गया। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए संगठन द्वारा गांवों को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया और बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। महामारी फैलने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। इस अवस्था में किसान अतिरिक्त कर देने में असमर्थ हो गए थे। उनकी मांग थी कि उन्हें इस कर के भुगतान से छूट दी जाए, नहीं तो वो इस अतिरिक्त कर को देने में असमर्थ हो जाएंगे। कर न देने की स्थिति में अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को जेल में डालना शुरू कर दिया। उन किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने गांधी जी को अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तब हजारों की तादाद में लोगों ने महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किए। जेल, पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकाली गई और गांधी जी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। खेड़ा में सरदार पटेल ने किसान मोर्चे का नेतृत्व कर अंग्रेजों के साथ विचार विमर्श किया, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने गरीब किसानों की क्षतिपूर्ति मंजूर कर दी और राजस्व में की गई बढ़ोतरी को रद्द कर दिया। महात्मा गांधी जी के साथ गिरफ्तार किए गए सभी किसान कैदियों को रिहा कर दिया। महात्मा गांधी की इस जीत के बाद उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। गांधी जी को जनता ने बापू और महात्मा के नाम से संबोधित किया। इसी बीच 18 मार्च 1919 को अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध होने वाले आंदोलनों को कुचलने के लिए अन्यायपूर्ण कानून रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, पारित कर दिया। इस कानून के तहत यह एक्ट जिस भारतीय पर लगा दिया जाता था उसे अदालत में अपना केस लड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। इस कानून के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस विरोध को दबाने के लिए जनरल डायर, जिसे अमृतसर का कसाई कहा जाता है, उसने 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में अपनी अंग्रेज फौज को निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस गोलाबारी में 379 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कांड को पूरी दुनिया जलियांवाला नरसंहार या अमृतसर नरसंहार के नाम से जानती है। भारत के लोगों में इस भयंकर हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से आजादी पाने की चाहत और जोर से उफान मारने लगी। जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। जगह जगह दंगे होने लगे। इन दंगों में 3 यूरोपियन नागरिकों की हत्या हो गई। पूरी दुनिया में अंग्रेज सरकार के इस नरसंहार के कृत्य पर थू थू हो रही थी। ब्रिटेन और भारत में जनरल डायर की कड़ी निंदा हो रही थी, तो अंग्रेज सरकार ने जनरल डायर को उसकी ड्यूटी से हटा दिया। दंगों के बाद गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा, मेरे देशवासियों, मैं दंगों में मारे गए यूरोपियन नागरिकों और जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए भारतीय नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
मैं न तो सरकार द्वारा किए गए जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को न्यायोचित ठहराता हूं और न ही उसके जवाब में भारतीयों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई को उचित ठहराता हूं। इस नरसंहार के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर केंद्रित कर दिया और 4 जनवरी 1921 में अहिंसा तथा शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। दिसंबर 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी के पास आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इनके विचारों में मुख्य मुद्दे देश को दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं को अधिकार दिलाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के तहत भारतीयों को ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया और साथ ही सरकारी नौकरियों को छोड़ने और अंग्रेजों से प्राप्त तमगों और सम्मान को वापस लौटाने का अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को दूर दूर से सफलता प्राप्त होती गई। समाज के सभी वर्गों में जोश और भागीदारी बढ़ गई। फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को राजद्रोह करने के दंड में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और 6 साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। 2 साल जेल में बिताने के बाद फरवरी 1924 में आंतों के ऑपरेशन के लिए इन्हें रिहा कर दिया। जेल में रहने के कारण गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। इस बीच स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ गए थे। जेल से आने के बाद गांधी जी इस खाई को भरने में लग गए। इसके अतिरिक्त वो अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते रहे। दिसंबर 1928 कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने युवा वर्ग के सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की तुरंत आज़ादी की मांग को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव रखा कि अब अंग्रेजों को भारत की सत्ता भारतीयों को प्रदान करने के लिए कहा जाए। अगर वो 1 वर्ष के भीतर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते तो पुनः देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। 1 साल तक जब अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में और अन्य भारतीय संगठनों ने अपने अपने प्रांत में भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में अंग्रेजों द्वारा नमक कर लगाए जाने के विरोध में नमक आंदोलन चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक 400 किलोमीटर तक का सफर किया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। इस सफल आंदोलन में अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल में डाला। अंततः लॉर्ड एडवर्ड इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया और मार्च 1931 में इरविन गांधी संधि पर हस्ताक्षर हो गए और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस समझौते के बाद गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस सम्मेलन से गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे राष्ट्रवादी लोग निराश हो गए। इसके अलावा लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड विलिंगटन ने राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित एवं कुचलने का एक नया अभियान आरंभ कर दिया। गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके अनुयायियों को उनसे दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। 1932 में दलितों के विद्वान नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव प्रचार में सरकार ने अछूतों के लिए नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने सितंबर 1932 में 6 दिन का अनशन कर दिया। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान के संतान मानते थे। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धिकरण के लिए 21 दिन का उपवास किया। दलितों को यह नया अभियान पसंद नहीं आया। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का उपयोग करने की स्पष्ट निंदा की।
अंबेडकर और उसके सहयोगी दलों को महसूस हुआ कि गांधी जी दलितों के राजनीतिक अधिकारों को कम आंक रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान में छुआछूत एक सामाजिक बुराई थी। देश के प्रमुख मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध था। केरल राज्य में गुरुवायूर कृष्ण भगवान का एक मंदिर है। आजादी से पूर्व अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी हरिजनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था। केरल के गांधी समर्थक श्री केलप्पन ने महात्मा गांधी जी की आज्ञा से इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अंततः सन 1933 ईस्वी में मंदिर के ट्रस्टियों को ताकीद दे दी कि 1 जनवरी 1934 को अंतिम निश्चय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यदि इस तिथि तक मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को स्वीकृति न दी गई तो महात्मा गांधी तथा श्री केलप्पन द्वारा आंदोलनकारियों के पक्ष में आमरण अनशन किया जा सकता है। इस ताकीद के बाद गुरुवायूर मंदिर के ट्रस्टियों की बैठक में 77% उपासकों के द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर 1 जनवरी 1934 से केरल के श्री गुरुवायूर मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई। 1935 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी ने संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता स्वीकार करने का मन बना लिया तो गांधी जी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी राज के लिए किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। गांधी जी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आज़ादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें, न कि भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर। 1938 में सुभाष चंद्र बोस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। बोस का मानना था कि कोरी अहिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी के लिए देशवासियों को खून देना होगा। जबकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए गांधी जी और बोस के बीच में मतभेद गहराते चले गए। 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के समय गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने भारतीयों को युद्ध में एक तरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि जब अंग्रेज भारत को आज़ाद करने से इनकार करते हैं तो लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए भारत किसी युद्ध में पार्टी नहीं बनेगा। 8 अगस्त 1942 को देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन विधेयक पास कर दिया। यह विधेयक गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था, जो भारत देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लक्षित था। यह सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारियां हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं करेंगे जब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो के साथ स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 दलों में बंटने लगी, जिसके एक दल का नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया तो दूसरे दल का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को 2 साल तक पुणे के आगा खां महल में बंदी बनाकर रखा गया। 22 फरवरी 1944 को गांधी जी के 18 महीने जेल में रहने के बाद उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया और 1.5 महीने बाद गांधी जी को मलेरिया हो गया। 6 मई 1944 को उनके खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिए। कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख बंदी रिहा हो गए। फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत को आज़ादी देने के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत में संविधान निर्माण के साथ ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव चर्चा करने के लिए भेजा। इस मिशन में प्रांतों और रियासतों के एक संघ के प्रस्ताव को देखते हुए गांधी जी ने कांग्रेस को इस मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती तो सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। इस मिशन के अनुमोदन में संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में देश में चुनाव करवाए गए। 293 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिल गई और मुस्लिम लीग को केवल 85 सीटें मिली। इससे खफा होकर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम बहुल आबादी वाले एक अलग देश का दावा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदू, सिख और मुसलमान देश के बंटवारे के पक्ष में हो गए। इसके चलते देश में दंगे होने लगे। कांग्रेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उनकी सहमति के बिना निर्णय लेना संभव नहीं था। तो गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने भी बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार कर लिया। गांधी जी भारत को दो अलग देशों में विभाजित करने के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाते हुए कहा, बापू आप देख रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे हैं। देश का विभाजन इस लड़ाई को रोकने का एकमात्र उपाय नजर आ रहा है। मजबूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी। कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को मंजूरी दे दी। भारत का नया संविधान तैयार होने लगा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। उसके बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के पलायन में हिंसा के दौरान लगभग 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी हो गए थे। आज़ादी के कुछ दिन बाद ही कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। पाकिस्तान सेना के समर्थन में कबायली सेना ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए इस युद्ध के कारण भारत सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार 55 करोड़ देने से इनकार कर दिया। सरदार पटेल और अन्य नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में ही करेगा। इसी के साथ देश में यह मांग उठने लगी कि हिंदुस्तान से सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए। हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने आपस में समझौता करने से मना कर दिया तो गांधी जी को गहरा सदमा लगा। वो आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तुरंत 55 करोड़ रुपए का भुगतान करो और सांप्रदायिक हिंसा को तत्काल समाप्त करो। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता के कारण उनका गुस्सा भारत के प्रति बढ़ जाएगा और सीमा पर हिंसा के साथ हिंदू मुस्लिम शत्रुता बढ़ जाएगी, जिससे नागरिक युद्ध होने की संभावना थी। गांधी जी के आगे घुटने टेकते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान को भुगतान कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के नेताओं ने गांधी जी को विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुलाकर शांति लाएंगे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया। 30 जनवरी 1948 की रात को गांधी जी नई दिल्ली के बिरला भवन में बिरला हाउस के मैदान में चहलकदमी कर रहे थे। उस समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी था और उसके संबंध कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ थे। उसका मानना था कि गांधी जी ने देश के बंटवारे को मंजूरी दी और उसके बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करवाकर भारत को कमजोर बनाने की कोशिश की है। गोडसे और उसके षड्यंत्रकारी सहायक नारायण आप्टे दोनों पर केस चला। 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में दंड स्वरूप इन्हें फांसी दे दी गई। अंत तक गांधी जी की हत्या करने का इन्हें कोई अफसोस नहीं था। नई दिल्ली के राजघाट में गांधी जी का स्मारक है, उस पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। इस तरह एक युग पुरुष महात्मा गांधी जी इस संसार से चले गए। गांधी जी फलाहार करते थे, दूध नहीं पीते थे, लेकिन अपने चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया था। गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन धारण भी करते थे। उनका मानना था कि मौन रहने से आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। तो ये थी महात्मा गांधी जी के जीवन की जानकारी जो हमें मालूम थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करना। नमस्कार।